नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत छोटी बड़ी सड़कें बंद हैं। नदियां और नाले इस समय उफान पर है। उत्तर प्रदेश, पंजाब से लेकर दिल्ली एनसीआर में बारिश, बाढ़ और जलभराव से लोग परेशान हैं। 5 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी दिखाते हैं। इनसे आप समझेंगे कि देश भर में बाढ़ और बारिश ने किस कदर तबाही मचाई हुई है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, बाढ़ से जो कोहराम मचा हुआ है उसकी तस्वीरें जो हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो दिल्ली में जमुना का जलस्तर खतरे के निशान के 2 मीटर ऊपर बह रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश हालात वैसे ही हैं। जम्मू में जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, लैंडस्लाइड तेजी से हो रहा है। पंजाब में 13 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां भी नदियां उफान पर हैं और सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की जो खबरें हैं वो हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं, जहां बड़े बड़े ट्रक कागज की तिनकों की तरह पानी में बहते हुए नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। तो ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो सैलाब का जो प्रहार है उससे राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहराम मचा हुआ है। आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है। सितंबर के महीने में अमूनन इतनी बरसात नहीं होती जितनी बरसात इस साल देखने को मिल रही है। पूरे उत्तर भारत में इस समय अगर हम बात करें तो भीषण सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। जल स्तर जो है वो रिकॉर्ड लेवल को पार कर चुका है। चाहे आप बात पंजाब की करें, हिमाचल की करें, जम्मू कश्मीर की करें, राजधानी दिल्ली की करें या फिर यूपी की करें। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारे साथ नासिर हैं श्रीनगर से और हमारे साथ रमन है जम्मू से। जम्मू में भीषण तबाही हुई है, श्रीनगर में भी भीषण तबाही हुई है। शुरुआत नासिर आपके साथ करते हैं। इस समय अगर हम घाटी के हालात की बात करें तो घाटी में सैलाब ने, लैंडस्लाइड ने किस कदर कोहराम मचाया हुआ है, जरा अपने शब्दों के माध्यम से दर्शकों को बताइएगा। देखिए आशीष, बिल्कुल सैलाब ने यहाँ पे कोहराम जो है स्पेशली दक्षिणी कश्मीर में मचाया है। कुलगाम की बात करें, शोपियान की बात करें, पुलवामा की बात करें, जो भी फ्रूट ग्रोवर्स के खेत थे, सेब से खचे हुए पेड़ थे, अभी से सेब की कटाई भी नहीं हुई थी, खेतों में पूरे सेब बने हुए थे। लेकिन कल जब सैलाब आया, कल जब जाले में पानी का बहाव इतना तेज था, इतना भयानक था कि उन्होंने न पेड़ देखे, न वो खेत देखे, न गाड़ियां देखी, न मकान देखे। और तमाम तर साउथ कश्मीर के जरे जरे में अनंतनाग, मटन की बात करें, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा की बात करें, तो वहां पे जरे जरे में पानी, सैलाब का पानी जो है वो घुस चुका है। उसके बाद हमने देखा वही पानी का बहाव जब कश्मीर श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स एरिया में तेलबल में कल देखने को मिला। वहां पे भी रिहायशी इलाकों में जो है कल मॉर्निंग में ही जो है पानी आ गुजरा। और आज फिर कल शाम तक हमें रेत 2:30-3 बजे रात तक कि लोग सड़कों पे थे। और जहलम जो है अभी भी उफान पे है, अभी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पापोर के इलाके में जो है जो जहलम है, उसके साथ साथ दूसरे साइड दूध गंगा है, दोनों जगह जो है वो ब्रीच हुई है। और उसका पानी जो है साउथ श्रीनगर के काफी सारे इलाकों में जो है वो आ चुका है। आने वाले 4 या 5 घंटों में अगर पानी की लेवल संगम गौज के पास कम नहीं हुई या राम मुंशी बाग के पास कम नहीं हुई, तो वो पानी जो है पूरे श्रीनगर में फैल जाएगा। स्पेशली चाहे नटीपुरा की बात करें, लजन की बात करें, हम
लजन की बात करें, हम उसके साथ साथ महजूर नगर की अगर बात करें तो 2014 में जब बाढ़ आई थी तब सबसे ज्यादा नुकसान जो है इन्हीं इलाकों को उठाना पड़ा, चाहे बक्सर नगर की बात करें, नटीपोरा की बात करें, महजूर नगर की बात करें, लजन की बात करें, सोइटिंग की बात करें। सबसे ज्यादा नुकसान अगर श्रीनगर में उठाना पड़ा, वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है इन्हीं इलाकों को उठाना पड़ा। आज भी प्रशासन की तरफ से यही एडवाइजरी जो है, 7 एरिया जो है साउथ साउथ श्रीनगर में यही है। उसमें नटीपोरा, नौगाम, कनीपोरा, महजूर नगर और साइडिंग के इलाके जो है उनको अलर्ट पे रखा गया है कि आप जो है अपने इलाके खाली करके एक सेफर लोकेशन पे मूव करें। आने वाले समय में आपके वहां पे भी पानी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखेगा 2014 की जो तस्वीरें कश्मीर घाटी में हमें देखने को मिलती थी, स्पेशली जो हमने शहर श्रीनगर में तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें फिर कल से ताजा हुई। फिर जी। लोग कल सुबह से लेकर रात तक वही डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लोग घरों से बाहर थे, सड़कों पे इंतजार कर रहे थे। और स्पेशली जहाँ पे लगता था लोगों को कि इस बीच से पानी आ सकता है, वहां पे लोगों के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीमें और स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनका साथ निभाया। वो कोने जो है बंद किए गए, वो ब्रिज जो है बंद किए गए। लेकिन आज सुबह सवेरे 5 बजे के करीब शालीना इलाके में, पामपुर के इलाके में जो है जहलम की नदी ब्रीच हुई और वही पानी काफी सारे इलाकों में जो है वो आ चुका है। वहां पे एक मंजिला पानी के अंदर है और आने वाले 4 या 5 घंटों में अगर यही जहलम का बहाव रहा तो जी। ये सारा पानी जो है शहरी श्रीनगर आ सकता है, लाल चौक आ सकता है, रामबाग ये आ सकता एक मुश्किल, ये एक मुश्किल की घड़ी है, ये एक मुश्किल की घड़ी है। लोग अपने घरों में कैद हैं, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से अब तक 133 लोगों की मौत हुई है। किश्तवाड़ में 65, कटरा में 34 की मौत हुई है, कठुआ में 8 लोगों की, राजौरी में 2 लोगों की, रियासी में 9 लोगों की, डोडा में 4 लोगों की, जम्मू में 7 लोगों की, रामबन में 4 लोगों की मौत हुई है। तो जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से अगर हम बात करें तो 133 लोगों की मौत हुई है। अपने सहयोगी रमन के पास चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें पहले आपको दिखा दें। इन तस्वीरों को दिखाना, बताना और समझाना बेहद जरूरी है कि किस कदर जम्मू में इस समय सैलाब आया हुआ है। नदियां उफान पर हैं और रास्ते में जो कुछ मिल रहा है वो नदियां अपने साथ बहाती हुई ले जा रही हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब तक 133 लोगों की मौत हुई है। कमोवेश जम्मू में और कश्मीर में इसी तरह का नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। रमन के पास चलेंगे, रमन हमें विस्तार से बताएंगे। रमन, 133 लोगों की मौत हुई है। बात करें जम्मू और आसपास के हिस्सों में तो बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से किस कदर तबाही मची हुई है, जरा वो बताइएगा। जी बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से पिछले 2 सप्ताह से जम्मू कश्मीर में मानसून ने कहर बरपा कर रखा था, नदी नाले पूरी तरीके से उफान थे, जो दरिया थे वो सारे तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों के अंदर घुस गए थे। कल जिस तरीके से हम अखनूर से तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां चिनाब दरिया जो है वो डेंजर मार्क से 10 फुट ऊपर पहुंच चुकी थी और उसके बाद अपना तटबंध तोड़ते हुए या फिर ओवरफ्लो करते हुए रिहायशी इलाकों में घुस गई थी। कल बीएसएफ रमन, मैं आपके पास आऊंगा, रमन मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पलक के पास चलूंगा। रमन मैं आपके पास आऊंगा, पलक के पास चलूंगा। पलक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं जो इस समय कमर भर पानी में मौजूद हैं। पलक, ओवर टू यू, कहां पर मौजूद है? मॉनेस्ट्री के आसपास का इलाका ये नजर आ रहा है। जमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, इसके मायने क्या हैं? पलक। पलक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, कमर तक जो है वो पानी आ चुका है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली की ये तस्वीरें, ये मार्मिक तस्वीरें आपको भीतर से झकझोर देंगी। किसी ने क्या सोचा था कि ये बाथ टब है, उस बाथ टब में जो बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या पता कि ये जिंदगी बचाने के भी एक दिन काम आ सकता है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, लेकिन सीधे पलक के पास चलेंगे। हमारी सहयोगी पलक आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। पलक, ओवर टू यू, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। कहां मौजूद है, स्थिति क्या है? दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है।
देखिए यहाँ पर आशीष रेस्क्यू जो है जितने भी लोग अंदर है उन्हें कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पीछे अगर मोनेस्ट्री मार्केट की बात करें तो पूरी मार्केट यहाँ पर है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको घर भी जो है ऊपर वो नजर आएंगे। हर साल दिल्ली में ऐसा ही होता है कि यहाँ पर पानी भर जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर दुकानें मजबूरन लोगों को बंद करनी पड़ती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्हें दुकानों में अंदर अपनी दुकान बंद करने के लिए, कुछ सामान वहाँ पर उसे निकालने के लिए बोट में जो है लेकर आया जा रहा है। सर हमारे साथ है, उनके साथ बातचीत करते हैं। सर आपकी दुकान है यहाँ पर? हाँ हमारी दुकान है। कितने सालों से? 35-40 साल से। तो यहाँ पर हर साल पानी भर जाता है? नहीं, 2023 में आया था लास्ट, उससे पहले 2010 में आया था। तो मतलब प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प की जाती है? मतलब यहाँ पर तो घर भी बसे हुए, नीचे दुकानें हैं और पानी भर जाता है, तो ऊपर तो घर रह लेते हैं लेकिन नीचे दुकानें बंद हो जाती नहीं, हैं। वो लोग आपस में ही करके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। बस बाकी प्रशासन ने बोर्ड दे रखी है। बस मतलब आपको बोट दे रखी है कि आप बोट से इधर उधर कर सकते हैं, अदरवाइज पानी पंप आउट, क्योंकि यहाँ पर यमुना कितनी दूर है इस दुकान से? यहाँ से कम 200 मीटर दूर होगी यमुना, 100-150 मीटर ऐसे। तो मतलब 100-150 मीटर पर यमुना की दूरी है, मतलब वहाँ तो अलाउड नहीं होता क्योंकि 1 किलोमीटर तक तो फ्लड प्लेन एरिया होता है। तो मतलब ये मतलब दुकान यहाँ पर चल रही है, कभी सरकार ने कुछ सोचा नहीं एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ? इस बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते सर। पलक, क्या ये संभव हो पाएगा अभी तो ये जिस बोट पर प्रशासन आप को मौजूद हैं उस बोट के जरिए इलाके को पूरी तरीके से दिखाते हुए आगे की तरफ आप बढ़े, ताकि ये दिखा पाए कि दिल्ली के किन हिस्सों में ये पानी जो है वो अंदर तक आ चुका है, नुकसान कितना हुआ है? अगर संभव हो तो ये बोट के चलते के साथ आप एक बार बात करते रहिए, चीजों को समझाते रहिए थोड़ा सा। देखिए आशीष, ये जो बोट है वो बोट क्लब की तरफ से है, तो ये हमारी पर्सनल नहीं है, इसलिए अलाउड नहीं है। जब ये बोट मूव करेगी तो उसके जैसे जैसे रेस्क्यू होगा, जो पूरी प्लानिंग है उसके अनुसार ही हम बोट को मूव कर सकते हैं। अभी अंदर से रेस्क्यू करके इस बोट को यहाँ पर रुकाया गया है, वेट की जा रही है, इंतजार किया जा रहा है कि और कौन से लोग हैं जिन्हें अंदर जाना है। कुछ उनका अगर अंदर फंसा हुआ है, कुछ है पीछे। एक बारी तस्वीरें मैं एक बारी दिखा दूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जिन्हें अंदर से बाहर जो है वो लेकर आया गया है। तो बोट जो है अभी अंदर जो है वो नहीं लेकर जा रही है, लेकिन जैसे ही अंदर मूव करेगी तो वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा देंगे। आशीष, ये वो कौन लोग हैं? क्या इनकी दुकानें थी या यहाँ पर रहने वाले थे? और नुकसान काफी हुआ होगा पलक, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कमर भर वहां पानी है तो घरों में, दुकानों में अंदर तक ये पानी चला गया होगा। बिल्कुल आशीष, पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पानी जो है वो सारा आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है। तो ये पानी यहाँ पर घुटनों तक भरा हुआ है, और यमुना का जलस्तर जैसे बढ़ेगा मतलब और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। हथनी कुंड से लगातार हम देख रहे हैं पानी छोड़ा जा रहा है, उखला एरिया से पानी छोड़ा जा रहा है, वजीराबाद से भी पानी छोड़ा जा रहा है। तो अभी ये पानी और ज़्यादा बढ़ेगा, तो लोगों को यहाँ पर बहुत सामना करना पड़ रहा है। लोग की तरफ से कोई व्यवस्था हो, कोई सहयोग हो, बोट के साथ साथ कि जो यहाँ पर दुकानदार हैं, जो स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्हें किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि अभी लोग ऊपर फंसे हुए हैं। वो जो भी उनके पास खाने की सामग्री होगी वही वो खा पा रहे होंगे और कुछ मतलब वो ले पा रहे होंगे। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये महिला कुछ कह रही हैं, जो कैमरे के सामने मौजूद हैं, ये कुछ कह रही हैं। एक बार उनसे बात करिएगा, ये क्यों हाथ हिला रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं कह रही हूँ आप जो कैमरे के सामने माइक पे बोलिए। सरकार के ऊपर ये लोग जो आप इल्जाम लगा रहे हो, मैं उससे खारिज कर रही हूँ, क्योंकि सरकार पर हमने सरकार से मदद मांगी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मदद की है और भी आगे करेंगे। तो सरकार के ऊपर कुछ इल्जाम मत लगाइए। सरकार मदद यहाँ कर पर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बोट की व्यवस्था जो सरकार की तरफ से की जा रही है, तो लगातार व्यवस्था जो है वो की जा रही है। मैम, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट टेक द माइक फ्रॉम मी, आई एम सॉरी, यू आर मिसबिहेविंग। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लगातार हम तस्वीरें जो है आशीष वो दर्शकों को दिखाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ आक्रोश भी है लोगों में, तो वही दूसरी तरफ बोट की पूरी व्यवस्था जो है वो भी जो है वो प्रशासन की तरफ से जो है वो की गई है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार जो है वो दिखा रहे हैं। एक जानकारी ये भी दीजिए पलक, मैं अब अपने सहयोगी अनुराग के पास जाऊंगा। ये जो तस्वीरें आपने दिखा रही हैं, उन तस्वीरों में लोग निकलकर बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन इनको दूसरी जगह पर अस्थायी कैंप में शिफ्ट करने को लेकर
सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं। उसके बाद अनुराग मैं आपके पास आऊंगा, रमन मैं आपके पास भी आऊंगा, अनुराग के पास पहले जाऊंगा। लेकिन पलक जरा एक बार बताइएगा, और जो लोग रेस्क्यू करके निकाले गए हैं एक बार उनसे भी बात करिएगा प्लीज। यहाँ से जो हालांकि मुझे लग रहा है कि कुछ कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा है। अनुराग के पास आऊंगा। अनुराग, इस समय आप कहां मौजूद हैं? ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पीछे नदी दिख रही है, लोग मौजूद हैं, कहां हैं, जरा उसके बारे में बताइएगा और स्थिति क्या है? यमुना नदी के किनारे मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हो किस तरह से बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। लगातार लोग घबराए हुए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे, इन लोगों से जानेंगे आखिर इन लोगों को क्या दिक्कत है। हमारे साथ मौजूद है, आइए, ये हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, क्या दिक्कत है आपको? हमको यहाँ पे रहने वाले हमारी जो की झोपड़ी पट्टी पड़ी है, और उसके बाद में बहुत प्रकोप है जमुना जी का, इसलिए हम ऊपर जाने की तलाश खोज रहे हैं। और वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम हो रहे हैं, मगर हमारे अभी समस्या बहुत ज्यादा है मैम। जी, आपके पास कोई प्रशासन पुलिस का कोई आदमी आया? किसी ने आपसे कोई बात की? अभी तक नहीं आया प्रशासन पुलिस का कोई इंसान, अभी नहीं आया है, कोई अभी नहीं आया। जी जी, आप लोगों को किस तरह का कुछ खाने पीने की कोई सामग्री मिल रही? नहीं, अभी नहीं मिली है सर हम लोगों को सामग्री। हम लोग अभी सब पिछड़ा के ऊपर पड़े हुए हैं, नीचे जमुना जी से निकल के हमारे पास नहीं आई है सर। कितने दिनों से इस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है आप लोगों के साथ? हमारे पास में 3 दिनों से हो गई स्थिति बनी हुई, और उसके बाद में पहले से अलॉट किया था और निकल के आ रहे थे अपना सामान ढो के। उसके बाद में हम 3 दिन से यहाँ पड़े, हमारे पास कोई गवर्नमेंट की सुविधा नहीं आई अभी तक। जी जी, हमारे साथ और एक साथी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा अनिल नाम है सर। हम लोग पुस्ता वाला रोड हाईवे पे वहाँ झुग्गी झोपड़ी डाले हैं। आज तक प्रशासन ने कुछ हमें खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है यहाँ। हम लोग किसी तरह जान बचा के वहाँ पुस्ता रोड पे गए हैं। सामने मेरी झुग्गी पड़ी हुई है जी। अब इधर से निकल के सब लोग भग रहे थे। गाय आई थी, उनको लेकर सब लेकर गए हैं, छोटा डाला से लोड करके जी। अब उसी में हम लोग सब लोग बिजी चल रहे हैं, घबराए हुए हैं। इस समय बाढ़ का माहौल है। ठीक है, मैं अनुराग आपके पास आऊंगा, लेकिन दिल्ली की इन तस्वीरों को दिखा दूं। वो स्कूटी जो सड़कों पर लोगों को बैठाकर तेज रफ्तार से चलती है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि उस स्कूटी में पानी भर चुका है। अब ठेले की मदद से उस स्कूटी को मैकेनिक के पास लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कुछ हिस्सों में पानी भर चुका है, गाड़ियां जो है वो खराब हो रही हैं। स्कूटी जो अपने ऊपर सवारी को बैठाती थी, आज किसी और के ऊपर सवार होकर उसको चलना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें भी राजधानी दिल्ली की हैं। लोग यहां पर निकलते हुए जा रहे हैं। ये हिस्सा जो है ये आईएसबीटी के आसपास का है। रिलीफ कैंप चूंकि बनाए गए हैं, इसका मतलब यह है कि दूसरी तरफ वो इलाका होगा जो पूरी तरीके से बाढ़ में डूब चुका होगा। लेकिन जो बारिश हुई है वो बारिश रिलीफ कैंप के भीतर तक पहुंच गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में फिर से भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबा आया है और मलबे को हटाने का काम जो है वो लगातार इस समय जारी है। तो ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में फिर से जो भूस्खलन हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखा दें। ये वो तस्वीरें हैं। ये जो रास्ता है ये माता वैष्णो देवी जाने का रास्ता है। अचानक लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है और ये देखिए बड़े बड़े जो मलबे के टुकड़े हैं वो रास्ते में आ गिरते हैं और ये पूरा रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, इसका मतलब यह है कि यहां से जो श्रद्धालु होते थे वो गुजरा करते थे, लेकिन पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा यहां पर टूट के गिरता है और पूरे रास्ते को बंद कर देता है। और इसकी ज्यादा और विस्तृत जानकारी हम अपने सहयोगी रमन से लेंगे। रमन हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर जुड़ रहे हैं। रमन, जो वैष्णो देवी में अभी जो लैंडस्लाइड हुई है उसके बारे में जरा बताइएगा कि क्या कुछ स्थिति इस समय वहां पर है, और जम्मू के बारे में डिटेल से भी आप बता रहे थे, अपनी बात को भी पूरी करिएगा।
बिल्कुल आशीष, देखिए माता वैष्णो देवी का जो ट्रैक है वो पिछले 10 दिनों से श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से 26 तारीख को वहां पर अर्धकुंवारी के पास में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें 34 लोगों की जान चली गई थी, और उसके बाद लगातार वहां पर खतरा बना हुआ था क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। ऐसे में पहाड़ों में जो है वो नमी ज्यादा हो जाती है, और नमी जब ज्यादा हो जाती है तो पहाड़ खिसकना शुरू हो जाते हैं। तो उसी के चलते कल देर शाम जो है ये लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि इसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यात्रा जो है वो पूरी तरीके से पिछले 10 दिनों से बंद थी। न केवल माता वैष्णो देवी के जो पहाड़ है उस पर लैंडस्लाइड हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि पुंछ के इलाके में भी जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है। इसके साथ साथ में किश्तवाड़ का द्राक्षाला इलाका पड़ता है, वहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पूरी लैंडस्लाइड जो है वो आ गई, जिसमें 6 लोग दब गए थे। उनको किसी तरीके से रेस्क्यू करवाकर उनको जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। तो ये खतरा जो है वो अभी बना हुआ है। हालांकि पिछले 2 सप्ताह से लगातार जो बारिश चल रही थी उससे एक थोड़ी निजात जरूर मिली है, क्योंकि मौसम विभाग ने यह कहा है कि आने वाले 72 घंटों में कोई बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, इसका अनुमान जो है वो नहीं है, क्योंकि इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं 72 घंटे तक जो है वो फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन मुश्किलें इससे थमने वाली नहीं है। एक तरफ तो जो मलबा लोगों के घर में बाढ़ के रूप में घुस गया था, अब लोग उसकी साफ सफाई जब शुरू करेंगे तो वहां पर काफी वक्त लगेगा। नेशनल हाईवेज की बात करें तो वहां पर बहुत सारे ब्रिजेस ऐसे हैं जो एक रास्ते को दूसरे रास्ते से कनेक्ट करते थे, वो ध्वस्त हो गए हैं, कहीं पर क्रैक डेवलप्स हो गए हैं। तो रास्ते जो हैं वो लगातार बंद है, चाहे हम जम्मू से किश्तवाड़ जाने वाली बात करें, जम्मू से भद्रवाह जाने वाली बात करें, डोडा जाने वाली बात करें, या फिर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें। जो रेलवे रूट है वो पिछले 10 दिनों से जो है वो ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि शहर खड्ड के पास में जो रेलवे पुल है उस पर क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, नीचे की मिट्टी जो है पुल के वो पूरी तरीके से खिसक गई है। तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है रेलवे ट्रैफिक जो है उसको नहीं चलाया जा सकता है। तो ये एक जो है वो इस समय स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अभी 72 घंटे हालांकि एक फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन जैसे जैसे धूप खिलेगी, पहाड़ सूखना शुरू होंगे, मिट्टी सूखना शुरू होगी, तो वहां पर भी क्रैक्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे, और ऐसे में आप समझिए कि एक बार फिर लैंडस्लाइड का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्षा जो है वो हुई है। करीबन हमें कह सकते हैं 78% ज्यादा बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अगस्त और सितंबर का जो शुरुआती दौर है उसमें देखने को मिला है। हम कल जिस तरीके से अखनूर की तस्वीरें दिखा रहे थे, जम्मू तवी नदी की तस्वीरें दिखा रहे थे, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि महज 10 दिनों के भीतर ये दोनों नदियों ने इस तरीके का विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया और लोगों को त्राही त्राही करने के लिए मजबूर कर दिया। कल जिस इलाके में हम पहुंचे हुए थे वहां पर 47 लोग फंस गए थे, उनको बीएसएफ और वायुसेना के चॉपर के माध्यम से जो है वो रेस्क्यू करवाया गया, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहां अभी भी पानी जो है वो मौजूद है। हालांकि 10 फुट जो है वो चिनाब दरिया अपने जो कल का जो मौजूदा स्थिति थी वहां से 10 फुट जो है वो नीचे आई। कल 44 फीट पर थी, आज 34 फीट पर आ गई है, और 35 फीट जो है इसका डेंजर मार्क है, यानी कि डेंजर मार्क के आसपास अभी भी चिनाब दरिया जो है वो बहती हुई नजर आ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कुछ पलों के लिए रोकूंगा। डोडा की जो तस्वीरें हैं अभी वो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा उन तस्वीरों को दर्शकों को भी दिखा दें कि किस तरीके से जो पहाड़ है वो धक्के टूट रहे हैं। और ये देखिए बड़ा टुकड़ा जो है वो सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरता है और देखते ही देखते पूरा मार्ग बंद हो जाता है। जिसकी जानकारी रमन दे रहे थे, बता रहे थे कि पहाड़ दरक रहे हैं और जैसे सूखेंगे उसके बाद क्रैक भी आना जो है वो शुरू होगा। रमन, जरा इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करिएगा। डोडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहाड़ जो है वो दरक कर टूट कर बड़ी लैंडस्लाइड सड़कों पर हो रही है। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करिएगा। देखिए निश्चित रूप में ये तस्वीरें जो हैं वो डोडा से जब आप किश्तवाड़ के रास्ते में जाते हैं तो बीच में जो है वो ये लैंडस्लाइड हुआ है और पूरा का पूरा हाईवे जो है वो ठप हो गया हो। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, ये सिर्फ डोडा की कहानी नहीं है। लगभग हम ये कह सकते हैं जम्मू जिले के 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें पुंछ, राजौरी की बात करें, रियासी की बात करें, उधमपुर की बात करें, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ के जो इलाकों की बात, वहां पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। क्योंकि बारिश जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि 78% ज्यादा बारिश इस बार मानसून में अगस्त के महीने में और सितंबर के शुरुआती महीने में देखने को मिली है, और अभी इससे फौरी राहत मिली है। परमानेंट राहत जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 15 या 20 सितंबर के बाद देखने को मिलेगी, जब बारिश का पूरा मानसून का दौर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 20 तारीख तक ये रुक रुक कर जो है वो मौसम इसी तरीके से लोगों को परेशान करता रहेगा। फिलहाल तो जो फौरी राहत मिली है इससे लोग अपनी जिंदगी को दोबारा
पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके घर मकान ध्वस्त हो चुके हैं, बाढ़ के पानी में बह गए हैं, कईयों के मवेशी जो हैं वो बहकर पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं, क्योंकि चेनाब दरिया या तवी नदी की बात करें तो वहां पर जो भी पानी आता है वो सीधे पाकिस्तान की तरफ जाता है, और वहां पर बहुत सारा नुकसान जो है इन इलाकों में, खासतौर पर जो तवी का तटबंध का इलाके में जो लोगों ने अपने घर बसाए हैं, घरौंदे बसाए हैं, 26 तारीख को वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से नुकसान उठाना पड़ा। और अब चेनाब दरिया जिस तरीके से उफान में है, न केवल चेनाब दरिया की बात करें, अब कश्मीर घाटी में भी जिस तरीके से जो है वो खतरे की घंटी मंडरा रही है, क्योंकि झेलम दरिया जो है वो पूरी तरीके से उफान पर नजर आ रही है और खतरे क्योंकि आप कश्मीर की बात कर रहे हैं रमन, एक बार इस पर नासिर से और जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये जितनी भी लैंडस्लाइड हो रही है नासिर, ये सारी लैंडस्लाइड जो है वो उम्मीदों को दफना रही हैं। यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कश्मीर में व्यापारियों पर कितना ज्यादा असर पड़ा है, सेब के अगर व्यापारियों की बात की जाए या फिर केसर के व्यापारियों की बात की जाए, टूरिज्म की बात की जाए, कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, जरा इनको भी बताइएगा। देखिए आशीष, ये जो श्रीनगर से जम्मू तक नेशनल हाईवे है वो खाली टूरिज्म के लिए, वो खाली बिजनेस के लिए नहीं, वो एक रीढ़ की हड्डी है कश्मीर घाटी के लिए, क्योंकि सब्जी की बात करें, राशन की बात करें, आटे की बात करें, हम किसी भी ऐसी बात जो डेली एसेंशियल हमें है, जो यहाँ के लोगों के लिए अहम जरूरी है, वो इसी हाईवे से गुजरती आ रही है। हमने लगातार देखा पिछले दिनों से, लगातार जब नेशनल हाईवे बंद हुआ तो यहाँ पे जो सब्जी की बात करें, अनाज की बात करें, फूड्स है, दूध की बात, उसकी कीमत जो है आसमान छूने के बराबर है। उसके साथ साथ हमने देखा जब ट्रेन सर्विस भी शुरू हुई थी तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन ट्रेन सर्विस भी जो है काफी सारे दिनों से सस्पेंड है, हाईवे भी सस्पेंड है, तो यहाँ के लोगों का जो है बुरा हाल हुआ है, क्योंकि यहाँ की सब्जी जो है वो आसमान छूने के बराबर उसकी कीमत है। उसके साथ टूरिज्म का भी देखिए, अगस्त से सितंबर में भी कश्मीर घाटी है टूरिज्म का, क्योंकि साउथ इंडिया से तमाम पर्यटक जो है वो कश्मीर का इस 2 माह स्पेशली अगस्त से सितंबर एंड मिड अक्टूबर तक रुक करते, लेकिन आज वो भी यहाँ के कश्मीर घाटी के लोगों को देखने को नहीं मिला। इससे पहले जो है सबसे बड़ा सेटबैक जो लगा था वो पहलगाम घटना जब हो गई थी, वो तब लगा था टूरिज्म सेक्टर को, और आज फिर से मौसम में जो हालात बिगाड़ी जम्मू कश्मीर में, उससे कहीं ना कहीं एक मेजर सेटबैक जो कश्मीर के तमाम सेक्टर्स को, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो टूरिज्म का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, या चाहे वो किसी डेली एसेंशियल का हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। हम अपने सहयोगी अनुराग के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि पंजाब के सभी 23 जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित करते हुए सभी कर्मचारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी हैं, और स्कूल कॉलेजों की जो छुट्टियां हैं वो 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही सीएम भगवंत मान ने 5 सितंबर को भी कैबिनेट की मीटिंग बुला ली है। सतलुज, घग्गर और रावी नदी के उफान पर कपूरथला, जालंधर और पटियाला समेत कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। सुभावनपुर ढिलवा के पास जालंधर अमृतसर हाईवे का एक हिस्सा ढह गया। जालंधर में सतलुज नदी के ओवरफ्लो से 30 गांवों में पानी घुस गया, जबकि बरनाला में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। कई प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण खुद बांध बनाकर मजबूत करने में उसे जुटे हुए हैं। प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ राहत और रेस्क्यू में लगे हुए हैं। इस बीच पटियाला, बरनाला, फाजिलिका, नवा शहर में जिला उपायुक्तों ने लोगों को अलर्ट जारी किया है और सेना की मदद भी मांगी है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बाढ़ पीड़ितों की सलामी की दुआ की है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने सांसद निधि से 3 करोड़ 25 लाख रुपए जारी किए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर हैं। पंजाब में 37 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें जीकरपुर पंजाब की हैं। तो जीरकपुर की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान आनंद शर्मा जी
पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक हैं आईएमडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका बेहद स्वागत है। आनंद जी, पिछली बार भी जब हम लोग जुड़े थे तो चर्चा हो रही थी कि इस बार जो मानसून है वो लंबा चला। अमूमन जो मानसून है वो 5 के बाद धीमा पड़ जाता है, लेकिन इस बार लंबा चल रहा है। इसकी वजह क्या है? और पंजाब में, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की छोड़ दें, तो पंजाब में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, लंबा तो नहीं चला, मैं कहूंगा एक्टिव है मानसून, क्योंकि मानसून तो अभी सितंबर तक रहता है और उसके 15-20 सितंबर के बाद में वापसी शुरू होती है 15 के आसपास। तो एक्टिव है इस बार, यानी कि जो लो प्रेशर सिस्टम होते हैं, जो कि एक अहम सिस्टम होते हैं और जो नमी लेके आते हैं और रेन करते हैं, और मानसून जो ट्रफ होती है उसकी पोजीशन भी निर्भर करती है। वो भी थोड़ा साउथ में थी, वो भी एक्टिव थी, और पश्चिमी विक्षोभ भी है। तो सब मिला के जो सिस्टम है वो सिचुएशन बहुत बढ़िया बनी है, और उसी के चलते जो झमाझम बारिश मिली। अब जब पंजाब की बात करें तो पंजाब की देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिमाचल में जो बारिश हुई, एक तो वो बहुत जबरदस्त बारिश हुई हिमाचल के अंदर, खासकर 21 और 27 के बीच में देखेंगे आप तो झमाझम बारिश मिली है पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर को भी उसमें। तो और उसके बाद में ये देखिए कि और बारिश इस बार अगस्त जो है वो सभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर सामान्य से मुझे लगता है 30 से 50% ज्यादा वर्षा हुई है, तो वो भी एक कारण था। तीसरा एक कारण ये है कि जब ये वर्षा कंटिन्यूसली हो रही थी तो आपका जो डैम्स हैं उनका लेवल पूरा बढ़ रहा था और ऑलमोस्ट वो फुल हो गए। इन लोगों को पहले से ही डैम को रेगुलेट करना चाहिए, और जब लगे कि भाई, एक तो पहली बात है मौसम विभाग ने इस बार कहा था कि मानसून एक्टिव होने वाला है और अबव नॉर्मल रेनफॉल होगी, तो ये इंडिकेशन दे दी गई थी और समय समय पर रेड अलर्ट, येलो अलर्ट भी लगाए गए थे। तो जब इन्होंने ऐसी सिचुएशन को क्यों आने दिया कि आपका डैम फुल है, और जब डैम भर गया पूरा और बारिश भी हो चल रही है और उस समय आपने शायद डैम्स का पानी भी खोल दिया, तो नेचुरली सिचुएशन तो खराब होगी। और दूसरी बात कि ड्रेनेज वगैरह का ध्यान तो कहीं स्टेट्स में किया ही नहीं गया है। ड्रेनेज सिस्टम की क्या हालत है, एनक्रोचमेंट, चाहे वो ऑल अक्रॉस इंडिया हो, कहीं की भी बात कर ले, एनक्रोचमेंट है। और उसके साथ में क्या वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है पंजाब में? मुझे लगता है वो भी नहीं है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन, कहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डैम अथॉरिटीज के बीच में और आईएमडी के बीच में कोऑर्डिनेशन, क्या वो कोऑर्डिनेशन है? तो ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे। यानी आनंद शर्मा जी, सीधे अर्थों में ये कहा जाए कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, या समय रहते ये तो पता करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ इस मतलब कोताही कहाँ बरती गई। देखिए, जब ये पहले बता दिया गया कि अबव नॉर्मल मानसून रहने वाला है, समय समय पे वार्निंग लग रही है, और ये भी दिख रहा है कि हिमाचल में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और वहाँ की नदियां जो है सीधा पंजाब में आती है, वो भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और डैम जो है वो भरता जा रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो पहले से डैम में पानी क्यों नहीं रिलीज किया गया? तो कहीं इसमें कोई और इश्यू तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल इश्यू तो नहीं है कुछ, जैसे कि पहले बात चल रही थी कि भी हरियाणा पैसा पानी मांग रहा था, पंजाब कह रहा था हम पानी रिलीज नहीं, क्या वो इशू तो नहीं है? और क्या डैम अथॉरिटीज ने इसमें मतलब कि देरी करी है और लास्ट मोमेंट पानी रिलीज किया है? तो इसको ये तो पूरा अंदर देखना पड़ेगा किसके स्तर पर ये गलती हुई है और ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। देखिए, पंजाब में ऐसा नहीं कि बाढ़ नहीं आती, बाढ़ पहले सालों में भी बहुत आई हुई है, 1993 में भी आई है, 2023 में भी थी शायद, और उससे 90 उसके और भी आती है। मगर इस समय सिचुएशन बहुत खराब है और ऑलमोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट जितने हैं पंजाब के वो सारे प्रभावित हुए हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि इन पंजाब गवर्नमेंट को अच्छे एडवाइजर्स चाहिए जो उनको एडवाइस करें कि कैसे पानी रिलीज करना है, कहाँ जो है ड्रेनेज सिस्टम्स आपके खराब हैं, कहाँ पानी के निकासी का प्रबंध करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेल डिपार्टमेंट जहाँ तक मेरी नॉलेज में नहीं है वहाँ, वो होना जरूरी है बिल्कुल, और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके कहते हैं जो नॉर्म्स हैं। तो ये सब चीजें देखनी होंगी और आगे वाले दिन, आने वाले सालों में हम ऐसे दोबारा से ऐसी स्थिति ना आने दें। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इस बार मानसून जो है वो, अभी हमारे सहयोगी रमन भी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि 70% ज्यादा जो है वो इस बार बरसात हुई है। क्या प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, जो कंस्ट्रक्शन किए गए हैं पहाड़ी इलाकों में, उनका खामियाजा जो है वो उठाना पड़ा है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, मानसून तो कई सालों में तो देखिए होता है, मानसून बहुत सामान्य रहता है, कभी सामान्य से ज्यादा होगा, कभी सामान्य से कम रहता है। ये एक तरह का एक फीचर है मानसून में। और कभी कभी जो है भारी और बहुत भारी वर्षा भी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा भी होगी,
और इस बार यही देखने को मिला, हालांकि क्लाउड बर्स्ट लोग बार बार बोले तो वो नहीं थे, बट बीच बीच में आपको एक एक घंटे में 5-5 सेंटीमीटर मिली वर्षा, भारी वर्षा भी मिली, बहुत भारी वर्षा भी मिली। और ये रेगुलर जो खासकर 2127 का जो पीरियड था वो बहुत ही एक्टिव पीरियड था। और पूरे जो आप देख लीजिए, उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, जम्मू हो, सब जगह जो है एनक्रोचमेंट है। कोई नहीं देख रही अथॉरिटीज, सरकारी लोग भी हैं वो भी मकान बना रहे हैं, आम जनता भी बना रही है, सबकी जवाबदेही है इसमें, सभी गलतियां कर रहे हैं। और सभी ये लोग सोचते हैं कि अब तो ये एक बार आ चुका है, अब दोबारा नहीं आएगा, या 50 साल या 100 साल बाद आएगा, देखी जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है, जब तक देखिए बाढ़ आना, भारी बारिश होना, ये सामान्य प्रक्रिया है, ये होंगी ही। हो सकता है इसमें थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट से थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए, पर नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा है। और बाढ़ आना अच्छी बात है, बाढ़ आती है तो सफाई होती है, नदियों की सफाई होती है, और वही जाके यूपी बिहार में जब नदियां जाती हैं तो उस भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, या जहां भी होती है उपजाऊ बनाती है। मगर जब आप एनक्रोचमेंट करेंगे, नदी नालों में घुसेंगे, तो रिमेम्बर करिए, ध्यान रखिए कि नदी की अपनी मेमोरी होती है, वो अपनी जमीन वापस लेके जाएगी। और हम बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि हमें और आनंद शर्मा जी, नदी को नदी समझना चाहिए, नदी को नाला समझेंगे तो कमोबेश स्थिति यही होगी। बिल्कुल, नदियों को नाला बना दिया है। देखिए आप कहीं पे भी चले जाइए, नदियां, और नदियां ये भी ध्यान रख लीजिए, नदी बिल्कुल सीधी नहीं चलती है, नदी अपना रास्ता भी बदलती है। और आपको तो बिहार का मालूम है, कोसी रिवर तो 100-100 किलोमीटर अपना रास्ता बदल लेती है। तो इसलिए नदियों की जो फ्लड प्लेन है, फ्लड प्लेन होना चाहिए सिर्फ वाटर रिचार्ज करने की। जब फ्लड आएगा तो पानी फैलेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, न्यूट्रिएंट्स छोड़ के जाएगा, और वो अच्छी बात है। उसमें आप वेजिटेशन लगाइए, चलिए थोड़ी बहुत, मगर वो सरकारी जमीन नहीं है, वो नदी की जमीन है। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग उसको एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, उसका इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। आनंद शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर है जिससे दर्शकों को रूबरू करा दूं। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी जो है वो घुस गया है। मजनू का टीला इलाके में बाढ़ का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। पंप से पानी निकालने का काम जो है वो जारी है। तो अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के मजनू टीला की हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ट्रैक्टर जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और ट्रैक्टर के जरिए वहां पर पंपिंग सेट लगे हुए हैं ताकि इन पानी को निकाला जा सके। और ये रिंग रोड जो है वो रिंग रोड नहीं, ऐसा लग रहा है कोई नदी है जिसके ऊपर से बोट के जरिए हम और आप गुजरते हुए चले जा रहे हैं। पुरानी दिल्ली का ये इलाका है और हर तरफ कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। ये तकरीबन 3 से 4 फीट जो पानी है वो इन सड़कों पर लगा हुआ है। ये सड़कें जिन पर दंदनाती हुई कभी गाड़ियां जो थी वो दौड़ा करती थी, अब यहां पर बोट चल रहे हैं। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि पुराने समय में यमुना का पानी जो है वो लाल किले तक आता है, और ठीक ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं उसके पीछे का जो हिस्सा है वो लाल किले का हिस्सा है। चीजें आगे बढ़ी, यमुना के हिस्से में लोग गए, और यमुना में जब बाढ़ आती है तो वो बाढ़ अपने क्षेत्र को क्लेम करती है, और उसी क्षेत्र को यहां पर क्लेम करती हुई ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि ये यमुना जो है वो अब दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में इंटर करना शुरू हो गई है। ये रिंग रोड की तस्वीरें हैं जहां पर दंदनाती हुई गाड़ियां आपने देखी होंगी, तेज रफ्तार में चलती गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन अब उन गाड़ियों की स्पीड जो है वो थम चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, 3 से 4 फीट जो पानी है वो पानी लग चुका है। थोड़ी दूर के बाद आईएसबीटी बस अड्डा है जहां से लोग ट्रेवल करते हैं। तो ये वो तस्वीरें दिल्ली के मजनू टीला की है। हमारे साथ एक और खास मेहमान कृष्ण मित्रो जी, आपदा प्रबंधक सलाहकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण जी, आपका बेहद स्वागत है। दिल्ली की ये तस्वीरें, एक समय था यहां पर दंदनाती हुई गाड़ियां दौड़ा करती थी, आज यहां बोट चल रही है। समय का फेर है, नदी ने अपने जो एरिया था उसे क्लेम किया। ये देख के इसी हमारी फैमिली दिल्ली में 1919 में सेटल हुई थी जी। हम दिल्ली के 100 साल से ऊपर के वासी हैं। हमने दिल्ली को बनते देखा है। अब पता नहीं क्या मैं कहूँ कि ये उजड़ता समय है कि क्या है। ये जो मैं देखता हूँ, बार बार दुख होता है कि ये सब लैक ऑफ म्युनिसिपल मेंटेनेंस।
ये पानी क्यों जमा होता है? ठीक है, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, दुनिया भर में यही हाल है। लेकिन कुछ तो होगा कि ये आपदा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं सोचता हूँ कि अगर केजरीवाल की सरकार होती आज, तो बीजेपी उसको तो जिंदा गाड़ देते इसी पानी में। ये क्यों, ये आज की जो सरकार है इस पे क्यों एक्शन नहीं होगा? और सिर्फ ये है कि एक तो हमें यमुना का जो सतह है, जो बेस है, उसको ड्रज करके उसमें जो मलबा इकट्ठा हुआ है, यमुना को हमने डीप करना है, यमुना की गहराई बढ़ानी है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी समा सके और ऐसे बाढ़ के हालात ना हो या कम। दूसरा, हमें अपनी ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली की पूरी चेंज करनी पड़े। जब तक पूरी की पूरी नई ड्रेनेज सिस्टम नहीं लगाई जाएगी दिल्ली में, ये हाल हर साल होता रहेगा, हर बार होता रहेगा, हर बारिश में होता रहेगा। वो क्यों? कि आज की ड्रेनेज में इतनी सिल्ट जमा हो चुकी है कि वो निकाले से नहीं निकल सकती। रेन वाटर ड्रेन जो है, जो नाले हैं, खुले नाले हैं, हर एक कॉलोनी में है, जिससे बारिश के पानी की निकासी होती है, वो नाले कॉलोनीज में या तो लोगों ने अपने घर बनाते वक्त वो नाले बंद कर दिए हैं, या उन नालों की केयर नहीं करी और उन नालों में कचरा जमा होके वो नाले नॉन इफेक्टिव हो गए। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो लोग यमुना में जाके बस जाते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं और उनको दिल्ली में पनाह दी जाती है, बिना कोई सोचे कि इनके लिए सिविक एमिनिटीज कहाँ से आएंगी, उनका बिजली पानी, सबसे बड़ी बात, वो टॉयलेट कहाँ जाते हैं। आप देखें जगह जगह पे लोग फ्लाईओवर के नीचे, जमुना बेड तो बहुत बड़ी बात है, हर एक सड़क पे आज स्क्वाटर्स बैठे हैं। वो सिर्फ भिखारी नहीं है, वो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अपने सामान बेचते हैं चौराहों पे, और रहते कहाँ हैं? वो भी चौराहे, फ्लाईओवर के नीचे, उनका शेल्टर बन गया। पुलिस को चाहिए कि उनको ना अलाउ करें, लेकिन पुलिस अपने काम में नाकामयाब है बिल्कुल। वो उनको मालूम ही नहीं कि बेगिंग सड़क पे नहीं होनी चाहिए, उनका काम है रोकना। सो सिविक फैसिलिटीज ठीक नहीं है, पुलिस का जो काम है वो ठीक नहीं है। अब बताएं और क्या गवर्नेंस किसको कहते हैं? गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं? कृष्ण मित्र जी, एक आंकड़ा भी सामने आया था कि दिल्ली में जो बड़े नाले हैं तकरीबन उनकी संख्या 3500 से ज्यादा है, लेकिन 2200 नाले ऐसे, मैं आता हूं आपके पास सर, लेकिन 2200 नाले ऐसे हैं जिन पर पक्का इंक्रोचमेंट हो चुका है, जिनकी सफाई नहीं होती। अब जिनकी सफाई नहीं होगी तो फिर हालात तो ऐसे ही होंगे ना। आपने बहुत बड़ी बात कही, सफाई नहीं होती। वो किसका कसूर है? सफाई नहीं होती, किसने करना है? जल बोर्ड। ये जो नाले हैं ये जल बोर्ड के अधीन है। जल बोर्ड किसके अधीन है? दिल्ली सरकार के अधीन है, और म्युनिसिपैलिटी जो है वो भी देखती है इन कामों को। अब ये हर एक का फेलियर है, टोटल फेलियर। इट्स अ कोलैप्स ऑफ सिविक सिस्टम इन दिल्ली। मैं तो ये कहूंगा इट्स अ टोटल कोलैप्स ऑफ सिविक्स। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के बारे में इतना सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह भी सोचना चाहिए, दिल्ली सरकार को लाओ कचहरी में, उनसे जवाब मांगो कि आपका ये फेलियर क्यों है। जो पैसे मिलते हैं दिल्ली सरकार को, दिल्ली को मेंटेन करने के लिए, वो पैसे कहाँ जाते हैं? रेन वाटर ड्रेन्स जो हैं उनको साफ करने के लिए पैसे मिलते हैं, ड्रेनेज साफ करने के लिए। सड़कों के ऊपर 1-1 फुट कचरा जमा होता है, वो साफ कब होता है? जब पीक ट्रैफिक होता है। जो वो रोड स्वीपर्स हैं, जो मशीनें हैं बड़ी बड़ी जो सड़कों को साफ करती हैं, वो कचरा उड़ाती हैं, सफाई के नाम पे कचरा उड़ता है, वो भी ट्रैफिक चलते टाइम पे, पीक ट्रैफिक में। वो रात को क्यों नहीं हो सकता? रोड मेंटेनेंस रात को क्यों नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति की कमी है।
इच्छा शक्ति की कमी है। आनंद शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, ये करप्शन है। सरकार को मानना पड़ेगा ये करप्शन। जी आनंद जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने अपने एशियाड के सामने ये स्टेडियम बना दिए, ये सारी एनक्रोचमेंट है। आपने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। आपने जो पहले कहा था कि लाल किले तक यमुना टच करती है, वो उसका फ्लड प्लेन है। पर सारी तो कंस्ट्रक्शन सक्सेसिव गवर्नमेंट ने वहां कर दिए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्टेडियम्स बन चुके हैं, वहां पर कॉलोनीज बना दी आपने, वो सारी गलत है। और उसके बाद में आप देखिए, दिल्ली हाट सरकार ने बनाया है। दिल्ली हाट जो है बहुत बड़ा नाला था, ये इतना बड़ा नाला था जो सरोजिनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर होता हुआ किदवई नगर हुआ, रेस कोर्स वो पीछे से जाता था। और ये इतना बड़ा होता था, मुझे बचपन में याद है, मेरा जन्म वहीं हुआ था आसपास। तो उस वहां पर मैं हमें याद है, ये नदी लगती थी, इतनी बड़ी बरसाती नदी, इतना पानी होता था इस नाले में। वो आज नाला नहीं है, वहां तो दिल्ली हाट बसा हुआ है। तो पूरे जो बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम्स बने हुए थे, वो इसीलिए बनाए गए थे कि जो एक्सेस वाटर आएगा इसके थ्रू होते हुए निकल जाएगा। मगर वो सारे तो आपने बंद कर दिए अपने। तो ये मेजर जो एनक्रोचमेंट्स गवर्नमेंट्स ने करी हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाई हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट ने पिछले 40-50 साल में यमुना के फ्लड प्लेन में, वो एक दिक्कत है आपकी। जब तक वो हटेंगी, और वो हटेंगी नहीं क्योंकि वो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आपकी बनी रहेंगी आने वाले दिनों में। और ये ध्यान रख लीजिए, जहां जहां इंक्रोचमेंट है, आप टोपो शीट्स है आपके पास सर्वे ऑफ इंडिया की, वो टोपो शीट निकालिए और देखिए कौन सा जो है नदी का हिस्से पे इंक्रोचमेंट है। यदि आप में इच्छा शक्ति है तो वो हटाइए, यदि वो आप हटाते हैं। आनंद शर्मा जी, आपको लगता है कि वाकई सरकार के पास इतनी इच्छा शक्ति है? अभी तो पंपिंग सेट के जरिए ही काम चलता था, इस बार थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, पंपिंग सेट काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सड़कों पर पानी दिख रहा है। उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि उनके जो एडवाइजर्स हैं वो गलत हैं। वो उनको बताएंगे कि इसको जैसे अहमदाबाद में हमने बनाया है, जो है ना नदी पे बना के रखा है, थोड़ा सा सुंदरता कर दिए, सीमेंट लगा दिया, वो उससे बात नहीं होगी। नदी को अविरल बहने देना चाहिए, ऐसे उसको टच नहीं करना है, उसका फ्लड प्लेन को टच नहीं करना है। उसमें आप वेजिटेशन लगाइए। यदि आप उन बिल्डिंग्स को, उन चीजों को हटा सकते हो, जितनी भी एनक्रोचमेंट हो रखी है वहां हटाइए, स्टेप बाय स्टेप हटाइए, और उसके वहां पे प्लांटेशन कर दीजिए पूरे में। तो देखिए बहुत फर्क पड़ेगा। वो प्लांटेशन से काफी फर्क पड़ेगा, वो आगे को नहीं जाएगा और ग्रीनरी बढ़ेगी, आपकी सुंदरता बढ़ेगी आपकी। तो आप उसको ग्रीनरी में कन्वर्ट कर दीजिए और धीरे धीरे जो एनक्रोचमेंट सबको हटाना पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तो ये समस्या तो बनी रहेगी। आनंद शर्मा जी, आप बार बार सलाहकार का जिक्र कर रहे हैं, तो पुराने समय में आपने राजा महाराजाओं का काल देखा होगा, वो उन्हीं को सलाहकार रखते थे जो उनकी हर बात में हाँ मिलाते थे। तो राजा महाराजाओं का दौर तो नहीं है, दौर बदल गया, लोकतंत्र आ गया, लेकिन मानसिकता वही है। जी बिल्कुल, मानसिकता वही है। और दूसरा जो है ना, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो इसके बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं पूरी। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये पूछता हूँ, सिटी टाउन प्लानर कहाँ है, कौन है? आपको मालूम है दिल्ली का टाउन प्लानर कौन है? किसी को नहीं मालूम होगा। और वो करता क्या है ये भी किसी को नहीं मालूम है। यदि टाउन प्लानर हो और वो उसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, तो वो बताएगा कि भैया कहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रखा है, किसने एनक्रोचमेंट किया है, कि सरकार ने एनक्रोचमेंट किया है, कि आम जनता ने एनक्रोचमेंट किया। जिसने भी किया उसको हटाइए। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ आना चाहिए और सारे स्ट्रक्चर्स को हटाए। बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक कमेंट ले लेते हूँ कृष्ण मित्रों जी से। इच्छा शक्ति की कमी अभी तक निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि हालात बदलेंगे कब? देखिए, हालात तब बदलेंगे जब हम अपनी पॉलिटिकल विल को सुधारेंगे। हमारी पॉलिटिकल विल आज नहीं सुधरी। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आज होती दिल्ली में, तो उसका बीजेपी ने क्या हाल करना था। आप ये देखिए, गुड़गांव का एग्जाम्पल लीजिए आप। वहां पे जो मेन जो नाला था उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई है, वो नाला बंद कर दिया गया। अब वो पानी कहाँ जाएगा? इसी तरह से यहाँ पे हो रहा है। मैंने एनजीटी में, ग्रीन ट्राइब्यूनल में एक प्रपोजल दिया था, जबकि ये नाले कवरिंग की बात हुई थी, एमसीडी के नाले कवरिंग की बात हुई थी। उस वक्त टाइम तो मुझे याद नहीं, आई थिंक 2018 के आसपास था शायद जी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार थे, उनको मैंने प्रपोजल दिया था कि ये नालों को किस तरह से इसमें से हमें कचरा हटा के पानी के लिए, फ्लूइड्स के लिए अलग से पाइपलाइन डाल के उनको कवर करना पड़ेगा। और उसके ऊपर आप जो प्लांटेशन कर लें, जो मर्जी कर लें, पार्किंग एरिया बना दें, आप सड़क बना दें, लेकिन
इसका प्रॉपर मैंने प्लान बना के दिया था एनजीटी को। एनजीटी की फाइल में रिकॉर्ड में अभी भी होगा, नहीं तो मैं दोबारा दे सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि हमें नालों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मैंने जमुना के बारे में कहा कि वहां पे ड्रजिंग होनी चाहिए, उसी तरह से नालों की भी ड्रजिंग करके, प्रॉपर ड्रजिंग करके बड़े बड़े पाइप्स डालने चाहिए और प्लास्टिक के पाइप्स डालने चाहिए जिसमें से कि करोशन भी नहीं होता। सीमेंट की पाइप में हो जाता है, लोहे की पाइप में हो जाता है। बड़े बड़े प्लास्टिक की पाइप्स डालिए, 4-4 फुट के, मल्टीपल पाइप्स डालिए, उसमें से लिक्विड निकाल, और वो लिक्विड को फिर आप धरती में समा सकते हैं, उनको फिल्टर लगा के धरती में समा सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी हो जो होता है, लिक्विड जो होती है, वो जमुना में जा सकती है। जमुना में जा सकते हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट लूंगा आनंद शर्मा जी आपसे, वाइंड अप करना है प्लीज। नहीं, मेरा यही कहना है सबसे बड़ी, देखिए आप नालों में पाइप नहीं डाल सकते, नाला जो है ना उसमें पाइप कर रहे हैं, अब फिर वही बात है, फिर आप एनक्रोच कर रहे हैं। नेचर है, उसमें कितना पानी आएगा, कितना बड़ा पाइप लगाएंगे। आप मेरा प्रपोजल देखिए जो मैंने एनजीटी में दिया था। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए नाला इतना बड़ा था, उतना बड़ा पाइप नहीं लगा सकते आप। I can tell you how to do it. You can do it, provided you have the will to do आप it. नेचर से खिलवाड़ करेंगे जब भी वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। ये खिलवाड़ नहीं है साहब, अविरल बहने दीजिए। नाले जो है, ड्रेनेज सिस्टम इसीलिए बनाया गया था, इसीलिए बनाए गए थे ये नाले सारे कि इसमें से पानी बहे, और उसको आपने जब ही तो सरकारों ने यही करा, छोटे छोटे पाइप डाल दिए और उसको बंद कर दिया, और ऊपर से दिल्ली हाट बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। तो प्रॉब्लम तो जब ही आ रही है। नहीं, वो नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, गलत तरीके से किया गया। मैं जो आपसे विनती कर रहा हूं कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। डोंट से इट कैन नॉट बी डन, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। ठीक है, ठीक है, इट कैन बी डन। अब ये निर्भर करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आनंद शर्मा जी आपका और कृष्ण मित्रो जी आपका। आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन ये जो तस्वीरें बडगाम से आ रही थी, उन तस्वीरों को देखना और समझना बेहद जरूरी है कि किस कदर जो इस समय सैलाब आया हुआ है। ये देखिए वो तस्वीरें, हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है, लोगों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ के लोग हैं, बोट के जरिए जिंदगी को तलाशने की कवायद, जिंदगी को बचाने की कवायद, जिंदगी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जो कवायद है वो इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। घर के घर डूब गए हैं, शानदार घर बना हुआ है, लेकिन घर के बाहर सड़क नहीं, एक पानी का ही पानी है।